नमस्कार क्लास। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स 12th का पढ़ रहे हैं, पिछले 7 दिनों से हम लोग पहले चैप्टर को पढ़े में ईंटें, मनके और अस्थियां। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत राजा, किसान और नगर का अध्ययन करना है और ये चीज आपको 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक अध्ययन करना है। 600 ईस्वी तक, ठीक है। लेकिन आप देखें, जब हम लोग पहले चैप्टर को पढ़े हैं और उसके अंतर्गत हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़े हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो हम लोग अगर इसका सबसे लोवेस्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक। इसका मतलब इस 1500 से लेकर के इस 600 अर्थात लगभग 1000 ईस्वी का गैप हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये प्रथम नगरीय क्रांति है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, और ये है द्वितीय नगरीय क्रांति बौद्ध के शासनकाल में, बौद्ध काल में। भगवान बुद्ध का जब काल चलता है तो माना जाता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो लगभग 1000 ईस्वी का अंतर आ रहा है, 1000 वर्षों का, इसके बीच में क्या था? अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में अध्ययन करें तो शायद बेहतर हो। माना जाता है कि इससे लेकर के इनके बीच में आर्यंस रहे, वैदिक सभ्यता, ठीक, वैदिक सिविलाइजेशन। इसके बारे में बताने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आपको गैप नहीं महसूस होगा। जैसे अगर डायरेक्ट अभी हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी को पढ़ाएं तो आपके मन में एक बार विचार तो आएगा ही कि इन वर्षों में क्या रहा होगा, ठीक है। तो इन वर्षों के बीच में वैदिक कल्चर रहा, वैदिक कल्चर। और ये जो है आर्यों के बारे में बताता है, आर्य। और इनके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इनके बारे में जानकारी वैदिक लिटरेचर से प्राप्त होती है, वैदिक लिटरेचर से प्राप्त होती है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे चीज उसके अंतर्गत रहेंगे। अब इसके बाद जब 600 ईस्वी पूर्व के तहत आते हैं तो इस समय बहुत सारी स्थितियां परिवर्तन होती है, चाहे उसको जलवायु में कहें या समाज में कहें। अब इसी को हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। है क्या कि 600 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व में नगरीय क्रांति होती है, ये नगरीय सभ्यता होती है, नगरीय सभ्यता। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब वो पहली नगरीय क्रांति हो जाएगी और ये द्वितीय नगरीय क्रांति हो जाएगी, ठीक है। और इसके पीछे का कारण क्या है? नगरीय क्रांति का कारण क्या है? तो माना जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व के इर्द गिर्द आर्यों के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के प्रयोग से अस्त्र शस्त्र भी बने और कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों का भी निर्माण हुआ, अर्थात हल का, खुरपी का, हंसिया का, इन सबों का निर्माण हुआ। और नगरीय के लिए, नगरीय सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अधिशेष उत्पादन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधिशेष उत्पादन क्या है? तो कृषि सबसे पहले हुआ क्या कि जो आर्यंस थे वो गांव में रहते थे। शुरू में तो ये पशुपालन करते थे, बाद में फिर कृषि की भी जब इनको जानकारी हो गई, लोहे का आविष्कार हो गया, तो पूरी तरह से कृषि पर आ गए। पहले पशुपालन का मुख्य था और कृषि गौड़ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कृषि मुख्य हो गया और पशुपालन गौड़ हो गया, ठीक। आते हैं मुख्य मुद्दे पर।
कृषि का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि भरण पोषण के लिए लोग उतना ही उत्पादन कर पाते थे जिससे उनके परिवार का और उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे की जानकारी हो गई लोगों को और लोहे के हथियार बनने लगे, लोहे के औजार बनने लगे, तो उन औजारों का प्रयोग करके लोगों ने अधिशेष उत्पादन किया, मतलब अतिरिक्त उत्पादन करने लगे। अब अतिरिक्त उत्पादन से हुआ क्या कि जब अतिरिक्त उत्पादन हुआ, सपोज करिए 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के लिए अगर मान लेते हैं 10 केजी अनाज लगता है, ठीक है, और इस 10 केजी को 10 केजी की जगह पे अब उत्पादन होने लगा 150 केजी, ठीक है, संख्या यही है। हुआ क्या कि अब इसके हिसाब से देखें तो 15 लोग खा सकते हैं, 15 लोग खा सकते हैं इसके हिसाब से अगर देखें तो अब ये 50 किलो अतिरिक्त हो गया, 50 किलो अतिरिक्त हो गया। तो इन्हीं में से कुछ लोगों ने सोचा कि अब अधिशेष उत्पादन हो रहा है, तो कुछ लोग शिल्प में लग गए, शिल्प कार्यों में लग गए, वस्त्र बनाना, चमड़े का काम करने वाले, हथियार बनाने वाले, औजार बनाने वाले, रथ बनाने वाले, और इसका व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने लगा, ठीक है। व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने के उपरांत अब इन उत्पादों को खरीदने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए, उत्पाद को खरीदने के लिए किसी को होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में व्यापार का प्रादुर्भाव हो रहा है, व्यापार का प्रादुर्भाव, ठीक, मतलब व्यापार का उत्पादन हो रहा है। जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो व्यापार, आप सोचे हम शिल्प कर रहे हैं, शिल्प का काम कर रहे हैं, तो इसको बेचने के लिए उत्पाद जो आया उसको कैसे लिया जाए। अब हुआ क्या कि जो लोग शिल्प कार्यों में लगे हुए हैं ये अपने लिए जो भोजन है वो इनसे ले रहे हैं और अपना जो उत्पाद है इनको दे रहे हैं, मतलब विनिमय प्रणाली के माध्यम से, विनिमय प्रणाली के माध्यम से, विनिमय प्रणाली के माध्यम से, विनिमय प्रणाली के माध्यम से ये व्यापार को करने लगे। जो इनको आवश्यकता पड़ती थी ये खुद लेते थे और जो दूसरों को आवश्यकता रहती थी उनको ये देते थे। यही चीज हम लोग हड़प्पन में भी पढ़े थे कि आवश्यकता के हिसाब से विनिमय प्रणाली चल रही थी। अब ये नगरीय क्रांति के बारे में सबसे पहले बात किसने किया हुआ है, ये भी एक दिमाग में आता है। ये है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड महोदय, गार्डन चाइल्ड। इनकी एक पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन, नगरीय क्रांति। और इस किताब में नगर की ये 10 विशेषताएं बताते हैं, 10 विशेषताएं। किन किन विशेषताओं के तहत कोई भी वह क्षेत्र जहां पे जनसंख्या है वो नगर कैसे हो जाए, इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ाई व्यापार के बारे में, लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति हो रही है, उसका मुख्य कारण अधिशेष उत्पादन पता चला, व्यापार कैसे शुरू हुआ ये भी पता चला। अब हुआ क्या कि कुछ लोग विनिमय के बजाय आहत सिक्कों का, आहत सिक्के या इसी को पंचमार्क कॉइन्स कह रहे हैं, पंचमार्क, पंचमार्क, पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क मतलब यह है कि चाहे वो चांदी का हो या तांबे का हो, एक टुकड़ा लेते थे और उस पर किसी चीज का निशान लगा देते थे। जैसे सील के बारे में हम लोग पढ़े थे मोहनजोदड़ो वाले में, उसी तरह से। तो मतलब एक ठप्पा मारते थे, उसमें चोट करते थे, आहत करते थे उसको, इसीलिए उसको पुरातत्वविदों के द्वारा आहत सिक्के कहा गया। उस पर अधिकतर स्वास्तिक के निशान दिख रहे होंगे, स्वास्तिक के निशान।
किसी पर पीपल के पत्ते का निशान, किसी पे नीम के पत्ते का निशान, किसी पे किसी पशु का निशान, किसी पे किसी चिड़िया का निशान, इस तरह से आहत सिक्के। और अब ये विनिमय का माध्यम बनने लगे, धीरे धीरे विनिमय का माध्यम ये बनने लगे आहत सिक्के। जनरली आप देखते होंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को बौद्ध काल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही हो रहा है। ठीक, उसी समय उसी के इर्द गिर्द भगवान महावीर का भी जन्म हो रहा है। और इन्हीं दो संप्रदायों के अलावा भी कुछ नास्तिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हो रहा है। यहां तक अगर आप ध्यान दें तो विश्व में, सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक सांप्रदायिक क्रांति के रूप में आपको दिखाई देगी। चाहे चीन में होगा कन्फ्यूशियस का, या फिर जरथुस्ट्र का होगा फारस में ईरान के दौरान, जो वर्तमान में ईरान कहा जाता है, या यूनान में पाइथागोरस का चल रहा है। एक अजीब सा हलचल था उस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और सबसे अधिक जो अनुयायी बने वो बौद्ध धर्म के बने। इस आधार पे इनको बौद्ध काल कहा जाता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो काल था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, आते हैं अब इसके आगे। ये चीजें रही। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये चीजें आपको इसलिए बताए कि आप उनको जोड़ने में कामयाब रहे, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर, क्योंकि उसके बीच काफी गैप दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं अपने एनसीईआरटी वाले बुक्स पे। उस पे पहला चैप्टर है पियदस्सी के बारे में। पहला वो जो हेडिंग है कि पियदस्सी किसको कहा गया है। पियदस्सी ये प्राकृत में है, और अगर इसको संस्कृत में लिखा जाए तो ये हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, देखने में प्रिय। ये अशोक का नाम है। और इसके बारे में सबसे पहली जानकारी 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बताया जा रहा है कि यह नाम अशोक का है, सम्राट अशोक का है। अशोक का, ये आपके पहले पैराग्राफ या पहली हेडिंग की है। हम लोग अगले मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और कहीं कहीं आपको मिल जाता है ऐसे लिखा हुआ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। आप जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी वो एक चीज को ध्यान रखेंगे, ज्यादातर शब्दों का प्रयोग वहां पर जो भी बौद्ध काल से संबंधित होगा या अशोक के शासनकाल का संबंधित हो, वहां पे प्राकृत शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर दिए, उसको ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपद अर्थात 16 महाजनपद। अब इसके बारे में जानकारी कहां से होती है? 16 महाजनपदों के बारे में 2 ग्रंथ है। एक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और दूसरा है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, दोनों पुस्तकों में। लेकिन कुछ मैचिंग है और कुछ अंतर है। 16 महाजनपदों के बारे में अगर हम अंगुत्तर निकाय का पढ़ते हैं और भगवती सूत्र का पढ़ते हैं
तो 9-10 है जो मैच कर जाते हैं, उसके बाद उनमें अलग अलग नाम आने लगते हैं। तो कुछ हिसाब से कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पहले लिखा गया है और ये बाद में, और इन्हीं में अंगुत्तर निकाय में जो वर्णन है उसी के हिसाब से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। 16 महाजनपद, इसके बारे में जानकारी कहां हुई, ये हमने बताया आपको। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, 16 महाजनपद एक एक करके पढ़ते हैं। और ये देखें, अगर हम लोग मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, आपको हम देखिए शुरू में भी जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, इतिहास के आधारभूत तत्व है, उनको पता होगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि इतिहास के लिए तिथि और मानचित्र ये दोनों बहुत आवश्यक है। जो लोग भी तिथि और मानचित्र की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उन्हें इतिहास रटना पड़ता है और रटी हुई चीजें समझ में नहीं आती। इतिहास को समझना है और फिर वो अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए आपको हम एक स्लोगन देते हैं, ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए। रट के पढ़ोगे तो नहीं, समझ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं और हम लोग पूरब से स्टार्ट करते हैं। आपको हम यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं, ये ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ, ये साउथ, और ये पूरब, और ये वेस्ट। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है अंग, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद माना जाता है कि आधुनिक बिहार, आधुनिक बिहार में जो 2 जिले हैं, आधुनिक बिहार में अगर हम आपको मैप के माध्यम से बताएं, अब देखें यहां पूरब की तरफ से देखते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें, इसको जरूर ध्यान में रखें। अब देखें, ये वाला जो एरिया है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश का, यहीं पर ये वाला जो एरिया है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, ये, और ये वाला एरिया है ये बिहार है। और इसी बिहार के जो पूरब में जिले हैं, गंगा के किनारे के इर्द गिर्द, जब आप अंग जनपद को देखेंगे तो भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर, इन्हीं 2 जिलों को वर्तमान में माना जा सकता है कि अंग जनपद का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहां पे है ये वाला जगह, ये वाला जगह। ठीक, आप लोग मैप में देख करके अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में समझ में आएगा, जो समझ में आएगा भूलेगा नहीं। अंग महाजनपद हम लोगों ने देखा, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी, चंपा, चंपा थी, चंपा इसकी राजधानी थी। और इसके चंपा नगरी का जो वास्तुकार था, डिजाइनर था, उसका नाम था महागोविंद, महागोविंद, महागोविंद। ये वास्तुकार थे, चंपा नगरी को स्थापित करने में इन्हीं का योगदान था, को डिजाइन किए हुए थे। माना जाता है कि चंपा नगरी उस समय के 6 नगरियों में, व्यापारिक 6 नगरियों में मुख्य एक नगरी हुआ करती। ठीक है, और इसकी उपयोगिता के कारण मगध कालांतर में इसको हस्तगत कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है बिंबिसार। जब हम लोग अब अगला ही पढ़ते हैं, बिंबिसार ने इसको मिला लिया था। अब अगर हम अगले पे पढ़ें तो हटा देते हैं, मैपिंग से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, ये इसको हम लोग देखें कि ये अंग है,
अब इसके इस वाले एरिया में इसी से सटा हुआ ये वाला एरिया, यहाँ पे गया और पटना वाले जो वर्तमान के इलाके हैं वो है मगध। मगध, और इसकी राजधानी है राजगीर या गिरिव्रज। गिरिव्रज। ठीक है, राजधानी इसकी राजगीर या गिरिव्रज है। आप अगर चाहें तो लिख लें, याद भी हो जाएगा अच्छी ढंग से। अब यही कालांतर में सारे राज्यों को खुद के अंदर समाहित करके एक महान राज्य का स्थापना कर रहा है। और यहीं का शासक था हर्यक वंशी बिंबिसार। हर्यक वंश का स्थापना करने वाला बिंबिसार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस नाम पे आप लोग भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि इसी तरह से मौर्य काल में अशोक के पिता का नाम भी है, लेकिन वो बिंदुसार है, ये बिंबिसार है। कुछ लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं बाद में जाकर के, तो भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, इन्हीं भाई साहब के द्वारा अगल बगल के राज्यों को जीतना शुरू करते हैं। और अगर ये कहा जाए साम्राज्यवाद की स्थापना किसने करी, यही भाई साहब है। इन्हीं को चुल्ल मची थी अगल बगल के राज्यों को अपने में समाहित करने की, इन्हीं से शुरुआत होती है साम्राज्यवाद। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए हम लोग पूरब से चल रहे हैं। अब इसी के ऊपर यहां से पूर्वांचल वाले एरिया को लेकर के ये वाला एरिया देखें, ये है वज्जी संघ। और ये एक गण राज्य था। इसमें 8 गण थे, 8 गण, जिसमें से मुख्य थे विदेह, लिच्छवी, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो लिच्छवी था। लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली। और वर्तमान में अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में वसाड़ नामक स्थल है, वो मुजफ्फरनगर के वसाड़ नामक स्थान पर इसको आप मान सकते हैं। ठीक, वसाड़ नामक स्थल ये आप मान सकते थे, यही वैशाली है। और जो लोग बिहार से होंगे या फिर पूर्वांचल वाले इलाके में, दिल्ली में बिहार से दिल्ली की एक वैशाली एक्सप्रेस चलती है, सुपर फास्ट, अपने समय की सबसे तेज थी, अब तो बहुत सारी तेज ट्रेनें आ गई हैं, तो इन्हीं के नाम से चलती थी, वैशाली। जब आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे आम्रपाली के बारे में, नगर वधु। अब आते हैं हम लोग वज्र के बाद, ये देखिए पहला था अंग, हमने अंग के बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा मगध, ठीक, और तीसरा पढ़ा वज्र। ठीक है, अब चौथा हम लोग पढ़ते हैं काशी के बारे में। और काशी उत्तर प्रदेश में है, तो यहां पड़ेगा काशी वाला। काशी थोड़ा सा विस्तृत था, काशी वाला इलाका ये पड़ेगा, यहां पे ये वाला इलाका यहां पड़ेगा काशी। और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। वाराणसी का उद्भव कैसे हुआ? वरुणा और असी नदी के नाम पर। वरुणा और असी नदी, ठीक, इनको देखें, इन्हीं दोनों नदियों के नाम पे वाराणसी नदी इनका नाम पड़ा हुआ है। और कालांतर में काशी राज्य को कोसल के राजा कंस ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला।
कंस जो भी शक्ति अर्जित करता जा रहा है वो अपने पड़ोसी राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाता जा रहा है। अगर आप 16 महाजनपदों के बारे में देखें तो 4 महाजनपद ऐसे थे जो काफी शक्तिशाली थे। पहला मगध, दूसरा कोसल, तीसरा अवंती और फिर यहाँ पे वत्स। अभी हम क्रम के साथ पढ़ते चलेंगे उसमें तो उसका नाम आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। अब ये भर गया, इसको हम मिटाते हैं। काशी के बारे में हम लोगों ने देखा, काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित याद रहेगा, नहीं तो भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब देखें, आपने पढ़ा कि काशी को किसने जीता? कोसल ने, कोसल के राजा कंस ने। तो अब चलिए हम लोग कंस के बारे में पढ़ते हैं, कोसल के बारे में पढ़ते हैं। कोसल, कोसल कोसलाधीश, भगवान श्री राम की नगरी। कोसल में सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। हम लोगों ने पढ़ा, अंग को पढ़ लिया है, मगध को पढ़ लिया है, तीसरे नंबर पे वज्र को पढ़ा, चौथे पे काशी को पढ़ा और अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं, कोसल। ठीक, कोसल। अभी हम लोग कोसल की ही चर्चा कर रहे थे। कोसल में 2 राज्य थे। सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल, दक्षिणी कोसल। ठीक, इसकी राजधानी जब आप मैप में देखेंगे, मैप में अगर देखेंगे यहाँ पे है ये वाला इलाका उत्तर प्रदेश का, और यहीं पे श्रावस्ती पड़ता है और यहाँ पे अयोध्या। तो उत्तर की दिशा पे ये श्रावस्ती उसकी राजधानी हुआ करती थी, उत्तरी कोसल की श्रावस्ती, जो वर्तमान में इसी नाम से एक जिला है, श्रावस्ती के सहेत महेत से, सहेत महेत, सहेत महेत से जानी जाती है, सहेत महेत से जानी जाती है। और दूसरी जो राजधानी थी दक्षिणी कोसल की, उसका नाम था कुशावती, कुशावती या साकेत भी इसी को कहते थे, या इसी को अयोध्या भी कहते थे, अयोध्या। ठीक, ये हो गया कोसल के बारे में। हम लोगों ने जब काशी का अध्ययन किया तो पाया कि कोसल के राजा कंस ने काशी को हस्तगत किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनके सुपुत्र हुए महाकोसल। महाकोसल ने अपनी ताकत के बल पे काशी पे पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। और हमने बताया कि बिंबिसार ने चंपा पे क्यों आक्रमण किया था और अपने कब्जे में लिया, क्योंकि वो महानगरियों में एक था। इसी तरह से काशी पे कब्जा करने का भी उद्देश्य यही था कि वो शिक्षा और व्यापार का केंद्र हुआ करती। ठीक है, इनके सुपुत्र हुए प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत खुद कहते हैं कि हम
हमारी आयु भगवान बुद्ध के बराबर है। ये खुद कहते हैं कि हम भी 80 साल के हैं, भगवान बुद्ध भी 80 साल के हैं, इस तरह से हम लोग बराबर हैं। और भगवान बुद्ध के ये समकालीन है, प्रसेनजीत। कहा जाता है कि इनके मन में ये भावना जागृत हुई कि हम भगवान बुद्ध के वंश में शादी करेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी नस्ल शुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए इन्हीं के कौशल में ही, कौशल के अंतर्गत ही, अगर आप लोग जानकारी रखते हो तो कपिलवस्तु नामक एक छोटा सा राज्य रहा करता था, जहां के शासक भगवान बुद्ध के पिताजी थे। और इन्हीं का एक लुम्बिनी जगह था जहां पे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। तो इनके दिमाग में आया प्रसेनजीत के कि हम शाक्य वंश में शादी करते हैं, शाक्य वंश। वहां ये ऑफर देते हैं कि हमारा विवाह किसी शाक्य कन्या से कर दी जाए। ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि शाक्य वंशीय नहीं चाहते थे कि प्रसेनजीत के साथ हमारे वंश की कन्या जाए। माना जाता है कि वो लोग धोखे से एक दासी कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया प्रसेनजीत। उससे, उस दासी से एक पुत्र पैदा हुआ, विदूढ़व, विदूढ़ या विदूढ़व। ये एक बार ननिहाल गया अपने, तो लोग उसको दासी पुत्र कह करके चिढ़ा रहे थे, जिसके कारण ये काफी नाराज हो जाता है, फिर अपने ननिहाल जाना बंद कर देता है। और ये शिकायत प्रसेनजीत अपने पिता से करता है, और उसके बाद ये भी क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के समझाने पर ये मान जाते हैं और कुछ ऐसा घटना नहीं घटित। लेकिन विदूढ़व इस अपमान को भूला नहीं था। कहा जाता है कि प्रसेनजीत के बाद जब ये सम्राट बनता है कौशल का, तो ये कपिलवस्तु पर आक्रमण कर देता है और समस्त लोगों को मार देता है। जितना नरसंहार कर सकता था करता है। वहां से रिटर्न होकर के आ रहा था उस राज्य को नष्ट करके, तो अचिरावती नदी, अचिरावती नदी, अचिरावती जो वर्तमान जो राप्ती है, वर्तमान राप्ती, इसी का प्राचीन नाम है अचिरावती। कहा जाता है कि अपनी समस्त सेना के साथ विदूढ़व अचिरावती नदी में डूब के मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान बुद्ध के क्रोध से हुआ था, कुछ लोग और भी बातें कहते हैं। यह हुआ कौशल का इतिहास। अब हम लोग अगले महाजनपद की तरफ चलते हैं। हमने कौशल को पढ़ लिया, काशी को पढ़ा। काशी और कौशल के बीच में ही एक जनपद हुआ करता था, 8वें नंबर पे आएगा मल। और यह एक राजतंत्र ना होकर के गण था, गणतंत्र था। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा वज्र में गणतंत्र। जो लोग गोरखपुर के होंगे उन्हें पता होगा कि गोरखपुर से ही कुशीनगर नामक एक जिला बनाया गया है। और ये जो मल्ल गणराज्य था, ये यहीं पे राज्य करते थे। उसके दो भाग थे, एक था कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनगर। और इसको कस्या, जो कस्या से इसका तादाद में स्थापित करने की कोशिश की जाती, वहां पे कस्या जगह है, वर्तमान कस्या। दूसरा था पावा, पावा ये वर्तमान का पड़रौना है, पड़रौना, पड़रौना है या पढ़रौना, ऐसे ही है, शायद पड़रौना है। पड़रौना ये, और वर्तमान के कुशीनगर जिले का ये मुख्यालय है। यही दोनों मल्ल गणराज्य के दो मुख्य केंद्र थे। कहा जाता है भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य चुंद के पास गए थे पावा में, और यहाँ पे सूकर माधव नामक एक खाद्य पदार्थ खाए थे।
से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वो कुशीनगर आते हैं, कुशीनगर, और यहीं पे बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण अर्थात देहांत होता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक, महापरिनिर्वाण, यही देहांत होता है कुशीनगर में, और यहाँ पे इनको शुक्र माधव खिलाया जाता है। ये हो गया छठा। ये पड़ता है, आप लोग मैप देखें, ये अगर उत्तर प्रदेश को यहां तक देखा जाए, उत्तर प्रदेश को, ये वाला था कोसल का, और यहाँ पे काशी था, और यहीं पे मल्ल पड़ेगा, मल्ल, मल्लगढ़, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 6 पढ़े, मल्लों के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब साउथ की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग पूरब से इधर जा रहे थे, पश्चिम की तरफ। हम लोग काशी कोसल तक पढ़ लिए। अब आते हैं 7वें पर, वत्स। वत्स एक महाजनपद था जो वर्तमान के इलाहाबाद, बांदा और कौशाम्बी जिले को आपस में समाहित करता था। अगर आज के हम जिलों को देखें तो इलाहाबाद, बांदा के कुछ क्षेत्र और कौशाम्बी, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, कौशाम्बी की राजधानी कौशाम्बी थी। और यहाँ का जो शासक था बुद्ध के समय का, उसका नाम था उदयन, उदयन। ये भाई साहब बहुत बड़े आशिक थे, कई ग्रंथ इनके नाम पे लिखा गया। स्वप्नवासव दत्ता इन्हीं के लिए लिखा गया है, कि लंका तक की सुंदरियों पर मोहित हो जाते थे। स्वप्नवासव दत्ता, न्यू उदयन की कहानी है उसमें। और ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे, यहाँ के शासक थे, और इनकी शत्रुता अवंत से हुआ करती थी। अवंत से अगर मैप के माध्यम से देखें, ये अगर उत्तर प्रदेश वाला एरिया है तो यहाँ पे इलाहाबाद पड़ेगा। ये वाला इलाका वत्स महाजनपद के अंतर्गत था, वत्स महा, ठीक। और इन्हीं की राजधानी यहाँ पे कौशाम्बी थी। ये बुद्ध काल के थे, ठीक है। के बाद हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं। इसी के नीचे यहीं पे बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यूपी में ही आता है, और कुछ क्षेत्र मिल जाते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन जो हमीरपुर वाला जो एरिया है, बुंदेलखंड, आधुनिक बुंदेलखंड, वो हो जाएगा चेदी, चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, 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 सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। और इसी को कहीं कहीं सोत्थिवती कहा गया है, सोत्थिवती, सोत्थिवती, ठीक, सोत्थिवती चेदी की राजधानी। अगर आप लोगों ने श्री कृष्णा देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो उसमें देखा होगा एक शिशुपाल भाई साहब थे, शिशुपाल, माना जाता है यहीं के शासक थे, चेदी के ही, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए, हो गया मल्ल, हो गया वत्स, हो गया। अब क्योंकि वत्स की हम लोग शत्रुता देखें अवंती से, तो अवंती के बारे में देखते हैं। अवंती, और कितना हम लोग पढ़े, 7, 8, अब ये 9वां हो जाएगा।
9वां अवंती। अवंती अवंती महाजनपद ये भी दो भागों में था। उत्तरी अवंती जो थी, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती थी, इसकी राजधानी थी माहिष्मती। जिन लोगों ने बाहुबली देखा होगा, माहिष्मती, तो इसी माहिष्मती की चर्चा है उसमें। जिन लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा हो, आशा करता हूँ लगभग सभी लोग देखे होंगे, काफी हिट मूवी थी, 2 पार्टों में आई थी। माहिष्मती, राजमाता का डाला, मेरे बचन ही है शासन, इसी माहिष्मती की वहां पे चर्चा है। इनके जो शासक थे बुद्ध के समय में इस महाजनपद के, उनका नाम था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत। और माना जाता है कि इन्हीं की सुपुत्री का जो प्रेम था वो उदयन से था, जो वत्स महाजनपद के राजा थे, जिसके कारण शत्रुता हो जाती है। कालांतर में चंड प्रद्योत उस रिश्ते को मंजूरी दे करके दोस्ती कर लेते। ठीक है। आइए अब अगले पे चलते हैं। 10वां नंबर, हम लोगों ने अवंती के बारे में पढ़ लिया। अब अगर एकदम नीचे जाएं दक्षिण की तरफ पे, तो आपको एक जनपद मिलेगा अस्मक। अस्मक। और यही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में था, अर्थात दक्षिण भारत में था। यह गोदावरी नदी के तट पे था। गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो राजधानी थी वो कहीं कहीं पोटन मिलती है और कहीं कहीं पोटिल। ठीक। और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा महाजनपद था जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित था और एकमात्र था। वो था अस्मक। ये आप रट लीजिए एकदम से, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। यहां पे था अस्मक। गोदावरी नदी यहां से निकलती है, ऐसे जाती है, यहां पे था अस्मक। मैप के माध्यम से देखें, यहां पे था। ठीक। अगर मैप हो तो उसको हम ले आते हैं। ये देखिए, ये वाला इलाका पड़ेगा, यहाँ यहाँ पे पड़ेगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे था अस्मक महाजनपद। अस्मक, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटिल थी। ये हो गया दक्षिण तक का। अब हम लोग पश्चिम की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश वाला इलाका यही है, ये वाला इलाका। यहीं पर इस वाले इलाके में पांचाल महाजनपद था। इसके अंतर्गत जो लोग लखनऊ के इर्द गिर्द होंगे उनको पता होगा, बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं, ये 3 ऐसे जिले हैं वर्तमान में जो उस समय के पांचाल महाजनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक। फर्रुखाबाद, इनका भी एक पेच है कि ये भी 2 भागों में बटा।
उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्य, कामपिल्य, कामपिल्य। जिन लोगों ने महाभारत देखा होगा देखते होंगे कि द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है, और कुछ लोग अपने दिमाग में यह भ्रम पाल लेते हैं कि द्रौपदी को इसलिए पांचाली कहा जाता है क्योंकि वो पांडवों की बीवी थी, और पांडव 5 थे, 5 लोगों की बीवी होने के कारण उसे पांचाली कहा जाता नहीं, ये गलत है। वो पांचाल राज्य की थी, पांचाल राज्य की थी, इसलिए उसको पांचाली कहा जाता है। इस तरह से गांधार महाजनपद की गांधारी थी, अर्थात दुर्योधन की माता जिनको गांधारी कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वो आंख पे पट्टी लगा लेती थी इसलिए उनको गांधारी कहा जाता था, वो गांधार महाजनपद थी, महाजनपद की थी। उसी तरह से पांचाल महाजनपद की द्रौपदी थी, द्रौपदी, द्रौपदी। और ये चीज बुद्ध के शासनकाल की बात नहीं है, महाभारत के काल की हम बता रहे हैं। बुद्ध के शासनकाल की ऐसी घटना ये घटना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पांचाल के बारे में, आगे चलते हैं कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद। ये अभी हम लोग शायद 9 या 10 पढ़ गए हैं, 10 पढ़ गए, 11वां है, 11वां कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। और इसके बारे में तो हमको अंदाजा है कि आप लोग सब जानते होंगे, दुर्योधन, भीम, ये सब यहीं के थे, जो महायुद्ध वगैरह हुआ था। बुद्ध के शासनकाल में यहाँ का जो शासक था वो कौरव्य था, कौरव्य, कौरव्य, कौरव्य था। और ये वर्तमान में देखिए दिल्ली आपकी यहाँ पड़ेगी, और ये वाला उत्तराखंड वाला इलाका, इधर हरियाणा का इलाका है, यहीं पे इंद्रप्रस्थ अपना मेरठ लेते हुए पड़ जाता है, इंद्रप्रस्थ यहीं पे पड़ेगा, इंद्रप्रस्थ ये वाला इलाका। और हस्तिनापुर यहीं पे हुआ करता था, और कुरु से ही कौरव बने थे। इन लोगों को ये पता हो कि 100 लोग थे इसलिए कौरव थे, नहीं, कुरु से कौरव बने थे। जैसे पांडु से पांडव बने थे। जो लोग हिंदी जानते होंगे उनके लिए बता दे रहा हूं, पांडु पुत्र थे इसलिए पांडव हो गए थे, कुरु पुत्र थे इसलिए कौरव बने थे। और ये दोनों लोग भरतवंशी थे। ठीक है, ये हो गया कुरु जनपद के बारे में। इन्हीं के बगल में एक जगह था सूरसेन जनपद, सूरसेन, सूरसेन जनपद, सूरसेन। और इसकी राजधानी थी मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा थी। और ये आधुनिक जो ब्रजमंडल है, मथुरा कौन नहीं जानता होगा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, सारे लोगों को पता होगा। मथुरा ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और भगवान बुद्ध के समय यहाँ का जो शासक था वो था अवंती पुत्र, अवंती पुत्र, अवंती पुत्र। इस तरह से हम लोगों ने 12 महाजनपदों के बारे में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ते हैं मत्स्य महाजनपद के बारे में, और पश्चिम चलते हैं। मत्स्य ये वर्तमान में अगर आप देखें राजस्थान में ये वाला जगह, ये वाला जगह राजस्थान का इलाका,
यहीं पे जयपुर एक जगह है, जयपुर स्थान, जिन लोगों ने जानता राजस्थान की राजधानी जयपुर, आधुनिक जयपुर इसका प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक जयपुर, जयपुर नामक नगर इसका प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी राजधानी थी विराट, विराटनगर। और ये विराटनगर वहां के शासक विराट के नाम पे पड़ा था, मत्स्य महाजनपद की विराटनगरी। अब इसके आगे चलते हैं गांधार वाले इलाके में। अभी हम चर्चा किए हैं गांधारी के बारे में, मामा शकुनी। गांधार वाला इलाका रावलपिंडी, जो वर्तमान में अगर आप देखें पाकिस्तान वाला जो इलाका है, तो रावलपिंडी और पेशावर वाले इलाके में ये हो जाएगा गांधार इलाका, गांधार। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। माना जाता है कि लक्ष्मण के पुत्र तक्ष के द्वारा तक्षशिला की स्थापना की गई थी। जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना, इसी चैप्टर में है, राजा किसान और नगर में ही, इसी में मौर्यों के बारे में जानकारी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे चाणक्य, वो तक्षशिला के ही आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के। और एक प्रश्न अक्सर पूछा करता है कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सबसे पुराना है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे, चाणक्य यहीं से रहे, जीवक यहीं के रहे, इन लोगों ने बहुत बड़े वैद्य थे वो जीवक। ये गांधार हो गए, ठीक है। हम लोगों ने गांधार की भी जानकारी ले ली। अब सबसे लास्ट जो बच रहा है वो है कंबोज, 16वां कंबोज। कंबोज, इसकी राजधानी जो थी वो थी आटक, आटकपुर या राजपुर, राजपुर, ये थी कंबोज की राजधानी। और कंबोज यहां के इलाके में पड़ता था, ये वाला इलाका जो वर्तमान में राजौरी जिला है, राजौरी जिला, राजौरी जिला और हजारा सेक्टर, हजारा जिला, ये जम्मू में पड़ता है और कुछ पार्ट पाकिस्तान और इलाका लेकर। कंबोज लोग जो थे ये बहुत लड़ाकू हुआ करते थे और घोड़ा चलाने में बड़े माहिर थे। इनकी इसी खूबियों के कारण आचार्य चाणक्य या कौटिल्य इन्हें वार्ता शास्त्रोपजीवी कहते हैं, वार्ता शास्त्रोपजीवी। अर्थात ये अपना जीविकोपार्जन युद्ध के माध्यम से, वार्ता मतलब व्यापार, कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से करते थे। आचार्य चाणक्य ने इन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी कहा हुआ है। वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता के अंतर्गत व्यापार, कृषि और पशुपालन, ये तीनों आते थे। और शस्त्र के अंतर्गत तो आप जानते ही युद्ध करते थे। वार्ता शास्त्रोपजीवी इसीलिए इनको कहा गया है, चाणक्य ने कहा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने महाजनपद को आज पढ़ा और इसी महाजनपद में से मगध साम्राज्य, इसी महाजनपद में से जो हम लोग मगध के बारे में पढ़े थे, यही मगध साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मगध साम्राज्य पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट मगध साम्राज्य, क्योंकि इसी पर हर्यक वंश के बिंबिसार ने साम्राज्यवाद प्रारंभ किया था, साम्राज्यवाद प्रारंभ किया था। कालांतर में बिंबिसार के बाद आप देखेंगे हर्यक वंश के बाद फिर दूसरे वंश आते हैं, तीसरे वंश आते हैं। और जो हम लोगों को पढ़ना है
वो मौर्य वंश को पढ़ना है, मौर्य वंश को पढ़ना और गुप्त वंश को पढ़ना है। यही हमारे चैप्टर में है, राजा, किसान एवं नगर के अंतर्गत। इस तरह से आज का अध्याय पूरा होता है। आज का चैप्टर हम लोग, आज के मतलब टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। अब इसी टॉपिक, इसी अध्याय के अंतर्गत राजा, नगर और किसान जो अध्याय है, इसी के अंतर्गत हम लोग अब अगले वाले क्लास में, कल वाले क्लास में पढ़ेंगे मौर्यों के बारे में। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।